हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो, 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनता है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने हल के प्रबलन सिद्धांत पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब आते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इनका जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 ईस्वी में। तो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में। और इन्होंने अपने सिद्धांत को कब दिया? मतलब इनका जो सिद्धांत है, प्रतिपादन वर्ष क्या है इनका? 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। इन्हीं को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये जितने भी पॉइंट है आप एक जगह नोट कर सकते हैं, सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने बताया है कि संज्ञान जो होता है व्यक्ति की क्रिया पर आधारित ज्ञान है। मतलब व्यक्ति जब क्रिया करता है तो क्रिया करने के दौरान उसे जो ज्ञान मिलता है वही क्या होता है? संज्ञान होता है। या इसमें व्यक्ति क्या होता है? वातावरण के साथ सक्रिय रूप से क्रिया करके ज्ञान अर्जित करता है। तो व्यक्ति जब वातावरण में सक्रिय रूप से क्रिया करके ज्ञान अर्जित करता है तो वही होता है हमारा संज्ञान, संज्ञान। तो किसने कहा? तो पियाजे ने इस तरह संज्ञान का अर्थ बताया है कि संज्ञान व्यक्ति की क्रिया पर आधारित ज्ञान है। इसमें व्यक्ति वातावरण के साथ सक्रिय रूप से क्रिया करके ज्ञान अर्जित करता है, वही हमारा संज्ञान है। इन्होंने क्या किया अपने सिद्धांत में? ज्ञान, बुद्धि और संज्ञान, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। और इन तीनों शब्दों का प्रयोग उन्होंने समान अर्थों में किया है। चाहे उन्होंने ज्ञान कहा हो, बुद्धि कहा हो या संज्ञान कहा हो, सभी का मतलब एक ही है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। बालक के अंदर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मतलब हुआ बौद्धिक जो भी प्रक्रिया है, उसी के विकास की व्याख्या की है इन्होंने अपने सिद्धांत में। और अपने सिद्धांत को इन्होंने, जिसका नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवस्था सिद्धांत। ये चीज़ आप याद रखिए कि इन्हीं के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पियाजे के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक कार्यविधि में, मतलब बालकों का जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उनको इन्होंने 2 विशेषताएं बताई हैं उनमें, कि बालक जो बौद्धिक प्रक्रिया करता है या संज्ञानात्मक कार्यविधि करता है तो उसकी 2 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं कि किस आधार पर वो करता है। पहला है एक संगठन, दूसरा है अनुकूलन। तो एक एक करके देख लेते हैं, संगठन क्या है, अनुकूलन क्या है। संगठन क्या होता है? संगठन से तात्पर्य संगठन से तात्पर्य बौद्धिक संरचनाओं को सार्थक पैटर्न या स्कीमा में व्यवस्थित करने से है। मतलब कि बालक के अंदर जो भी बौद्धिक संरचनाएं हैं उनका एक सार्थक पैटर्न बनता है और उसी को व्यवस्थित करना क्या होता है? संगठन। उसी को संगठन कहते हैं। तो बौद्धिक संरचनाओं का सार्थक पैटर्न कैसे बनता है? जब कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो बालक हो चाहे व्यक्ति हो, तो वो किसी चीज़ को देखता है
तो अपने दिमाग में एक इमेज बनाता है। फिर उस इमेज को बनाने के बाद वो अपने तरीके से वो पैटर्न उसको बनाएगा, सार्थक पैटर्न बनाता है, फिर दूसरों के सामने उसको प्रकट करता है। तो वही सार्थक पैटर्न जो बनाने के बाद व्यवस्थित करता है, वही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अपनी बौद्धिक संरचनाओं को पहले सार्थक पैटर्न में चेंज करता है और उसको व्यवस्थित कर देता है, वही हमारा संगठन कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। कोई भी व्यक्ति हो, अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है और वो वातावरण के साथ संयोजन करने, उसके ज्ञान और कार्यों को संगठित करता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो बौद्धिक संरचनाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, उन सब का निर्माण स्वयं करता है और उसी के आधार पर वातावरण के साथ समायोजन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अपने कार्यों को संगठित करता है। यही होता है संगठन। अगला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। तो बालक में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो अनुकूलन है वो जन्मजात होती है बालक में। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना या अपने आप को वातावरण के साथ ढालना, यही क्या होता है? अनुकूलन होता है। हम जब भी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके प्रति हम अपने आप को अनुकूलित करते हैं, उस वातावरण में अपने आप को ढालते हैं। तो जब भी हम एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाते हैं तो हमें ढालना होता है उस वातावरण के हिसाब से। तो वही होता है हमारा अनुकूलन। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, इन्होंने बताया। पहला है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है? जो भी हमें पूर्व ज्ञान होता है, जो चीज़ हमें पहले से पता होता है, उसको हम नए ज्ञान में जब जोड़ देते हैं तो वही हो जाता है हमारा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम पिछला कोई ऐसा ज्ञान जो हमें पता हो, पूर्व ज्ञान हमें पता हो, जिसका उपयोग हम उस नए ज्ञान में कर सकें, तो वही क्या हो जाता है? आत्मसातीकरण करना। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ देते हैं तो वही हो जाता है आत्मसातीकरण। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या होता है? समायोजन करना। तो समायोजन का मतलब होता है कि जो हमें पूर्व ज्ञान है, जो योजना हमारे पास है, पहले से ही मौजूद है, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए और परिवर्तन करने के बाद वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया जाए, वही होता है हमारा समायोजन। मतलब वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। जीन पियाजे ने कहा है क्या, उनका क्या मानना था कि बुद्धि से संबंधित अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती है, चाहे वो स्मृति हो, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण या योग्यताएं हो, आदि मानसिक क्रियाएं अलग अलग होकर कार्य नहीं करती। उनके कहने का मतलब था कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो ये सभी बौद्धिक प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो हैं, बुद्धि की जो अनेक क्रियाएं हैं, वो उस कार्य को करने के लिए एक साथ संगठित होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा? अलग अलग ना होकर कार्य नहीं करती, बल्कि वे विभिन्न मानसिक क्रियाएं जो होती हैं बालक के द्वारा ज्ञान अर्जन के समय एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। तो बुद्धि की जितने भी क्रियाएं हैं, स्मृति, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, योग्यताएं आदि मानसिक क्रियाएं अलग अलग होकर कार्य नहीं करती, बल्कि ये विभिन्न मानसिक क्रियाएं बालक द्वारा ज्ञान अर्जन के समय एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। तो ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने। तो इसको लिख लेंगे और इसको समझ लेंगे। जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो बौद्धिक विकास होता है बालक में, वो व्यक्ति और वातावरण के परस्पर सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। बालक जो होता है वातावरण के साथ क्रिया करता है, वातावरण में जो भी मनुष्य हैं, लोग हैं, उनके साथ जो अंतःक्रिया करता है,
तो उसी से उसका क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो ये किसने कहा था, पियाजे ने कहा था। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा है, 4 अवस्थाओं में। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, इसी को कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को कहते हैं ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। तो पहली जो इनकी अवस्था है इतने नामों से जानी जाती है, सभी नाम आपको याद होना चाहिए। क्या क्या नाम है, संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था का जो अवधि होता है वो कितना होता है, 0 से 2 वर्ष। तो इस अवस्था के बालक 0 से 2 वर्ष के पाए जाते हैं। तो इस अवस्था में जो भी नवजात शिशु आते हैं 0 से 2 वर्ष के, उनका संज्ञानात्मक विकास जो है 6 भागों में इन्होंने बांट दिया है। तो कौन कौन से देखते हैं। पहला इन्होंने बांटा है जन्म से 30 दिन तक, मतलब 0 से 1 माह तक। जब वो जन्म लेता है, जन्म से 1 माह तक बालक केवल प्रतिवर्त प्रक्रियाएं करता है। प्रतिवर्त क्रियाएं मतलब जैसे पकड़ना, देखना, छूना, चूसना, ये सब वो 1 महीने के अंदर ही ऐसी प्रक्रियाएं वो करता है। जब वो 1 माह से 4 माह तक होता है तो उसके बीच वो वृत्तीय प्रतिक्रिया करता है, अर्थात ये जो प्रतिवर्त प्रक्रियाएं थीं उसको बार बार वो दोहराता है। मतलब पकड़ना, देखना, छूना, चूसना, ये सब जो है वो इसको बार बार वो करता है 1 से 4 माह तक। फिर 4 से 8 माह की अवस्था में जब आता है तो वो क्या करता है, बालक वस्तुओं को छूता है, उन्हें उलट पलट करता है। तो ये 4 से 8 माह तक देखने को मिलता है। और जब 8 से 12 माह में पहुंचता है तो वो अनुकरण द्वारा सीखना स्टार्ट करता है। तो बालक अनुकरण द्वारा कब सीखता है, 8 से 12 माह तक। उसके बाद क्या होता है, जब वो 12 से 18 माह तक होता है तो वो प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखना शुरू करता है। मतलब किसी चीज़ को सीख रहा हो तो वो प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, उसमें गलती करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर सीख जाएगा। तो ये 12 से 18 माह तक होता है। अब 18 से 24 माह में आता है तो क्या होता है, वो चिंतन करने लगता है, सोच विचार करने लगता है, थोड़ा बहुत वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है। मतलब कि वस्तु को अपने सामने से अगर हटा दिया जाए उसको, तो वो वह वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिद करने लगता है। तो बच्चे के सामने जब कोई वस्तु रखा हो और उसे अचानक हटा ले तो क्या करता है, वो उसको प्राप्त करने के लिए जिद करने लगता है। तो वही क्या होता है, उनके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ये 18 से 24 माह मतलब 1.5 से 2 माह तक ऐसा गुण जो है आ जाता है। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं। पहली अवस्था जो है इनकी 0 से 2 वर्ष के बालक की क्रिया और परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है और उसे जानने की कोशिश करता है। मतलब बालक जब इस अवस्था में कोई कार्य करता है तो उस कार्य करने के बाद जो परिणाम आता है वो धीरे धीरे उनके बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है और वो जानने की कोशिश करता है क्या कि कार्य और परिणाम के बीच क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करता है। जैसे खिलौने को ज़मीन पर पटक पटक कर क्या करता है, उसकी आवाज़ सुनता है बार बार। तो यह क्रिया व परिणाम के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। तो जो 0 से 2 वर्ष के बालक होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, वातावरण की वस्तुओं से अलग समझते हैं। और इसी अवस्था में बालक क्या करते हैं, अपने अंग, कपड़े, हाथ, कंगन जो भी पहने रहते हैं वो उसमें अंतर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करते हैं। मतलब वो बाह्य जगत से अपना तालमेल बिठाना शुरू करते हैं।
उनके अंदर जो भी जन्मजात क्रियाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर वो बाह्य जगत के बारे में अन्वेषण करते हैं, खोज करना स्टार्ट करते हैं। अगली अवस्था है दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से कितनी? 2 से 7 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है हमारा प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष मानी जाती है। अंतः प्रज्ञाकाल अवस्था 4 से 7 वर्ष मानी जाती है। इसको आप याद रखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ये अवस्था किसके अंतर्गत आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? जो बालक 2 से 7 वर्ष के होते हैं तो उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं? तो बालक क्या करता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। इस अवस्था का जो बालक होता है 2 से 7 वर्ष का, वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। चाहे वो खिलौना हो, हवा, बादल, कुछ भी हो उसके सामने रख दो, चाहे वो खिलौना हो या कोई और वस्तु हो, वो उसको सजीव ही समझता है। इनके अंदर क्या है? आत्म केंद्रित का गुण आ जाता है या भाव आ जाता है। आत्म केंद्रित का गुण का मतलब वो केवल अपने आप को सब कुछ समझते हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, केवल अपने आप को महत्व देते हैं। तो इस टाइम क्या आ जाता है? उनके अंदर आत्म केंद्रित का गुण आ जाता है। और इनके अंदर अपलटावी गुण आ जाता है, या उलटने पलटने का गुण जो है इसमें नहीं आ पाता, उसी को कहते हैं अपलटावी गुण। मतलब अगर बालक को बताया जाए कि 2 × 2 = 4 होता है तो वो समझ जाता है, परंतु 4/2 = 2 बताया जाए तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो अपलटावी गुण आ जाता है इनके अंदर, वो उलट पलट कर नहीं समझ पाते, वो एक ही तरीके से समझ पाते हैं। इस अवस्था में मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। कोई वस्तु दे दिया जाए और पूछा जाए इसका भार कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो वो नहीं बता पाएंगे, उसकी कल्पना नहीं कर पाते। वो प्रतीकात्मक जाते हैं, जब कोई चीज़ समझाना हो तो वो संकेत से समझाते हैं, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का अनुसरण करते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त प्रचलनात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त प्रचलनात्मक और ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये तीसरी अवस्था है। इसकी अवधि कितनी मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष। कितनी मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष। अब इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? जो बालक 7 से 11 वर्ष के होते हैं तो उनमें क्या विशेषताएं दिखती हैं? ये क्या करते हैं? ये मूर्त घटनाओं को, इनके सामने कोई भी घटना जो घटती है, जो प्रत्यक्ष रूप से इनको दिखाई देता है, तो देखकर क्या करते हैं? युक्ति संगत तर्क करने लगता है। मतलब उस घटना को देखकर उसके बारे में सोचकर समझकर तर्क करने लगते हैं। तो मतलब इनके अंदर तार्किक गुण आने लगता है। आरोही अवरोही क्रम समझने लगते हैं। मतलब कि क्या अगर इनके सामने कोई वस्तु रख दिया जाए, कोई बड़ी हो कोई छोटी हो, तो वो उसको अवरोही या आरोही क्रम में रख सकते हैं उसको। मतलब क्या बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, तो ये होता है आरोही अवरोही क्रम। और वो इसको समझने लगते हैं 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 वर्ष में। इस टाइम में क्रम, किसी वस्तु का क्रम हो, आकार हो, भार हो, ऊंचाई हो या दूरी हो, या मुद्रा का संप्रत्यय हो, ये सभी वो समझने लगते हैं। कब? जब ये 7 से 11 वर्ष में आते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त
प्रचलनात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको। नाम आप याद रखिएगा। और इनके अंदर जो है जो भी समानता व असमानता वाली वस्तुएं होती हैं उसमें अंतर करने लगते हैं ये। और इनके अंदर पलटावी गुण भी आ जाते हैं। जैसे अगर 2 × 2 = 4 बता दिए तो वो समझ जाते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर हम 4/2 = 2 बता दिए तो वो भी समझ जाते हैं। तो इस तरह उनके अंदर पलटावी गुण भी आ जाता है। उन्हें कई तरीके से समझाएं तो वो समझ जाते हैं। हमारा लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि कितनी मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष। तो 11 से 15 वर्ष मानी जाती है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। विशेषताएं क्या हैं? इस समय बालक क्या करता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब कि वो बिना देखे कोई वस्तु, उसके बारे में भी वो काल्पनिक रूप से चिंतन करने का गुण उसके अंतर्गत आ जाता है। वो बिना देखे भी किसी चीज़ को समझा सकता है। निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। कोई चीज़ याद करने की क्षमता रहती है। तार्किक क्षमता का विकास होता है। किसी चीज़ को समझाना हो तो वो तार्किक रूप से समझा सकता है, अपने समस्या का समाधान कर सकता है, और कोई कार्य किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका संबंध वो जानने की कोशिश करता है। और वो जान जाता है उसको कि ये कार्य अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब कार्य कारक संबंध स्थापित करना जान जाता है। उसके अंदर ये सब गुण आने लगते हैं। और उसके अंदर अपसारी चिंतन का गुण, अर्थात एक ही वस्तु या समस्या को कई तरीके से सुलझाने की योग्यता उसके अंतर्गत आ जाती है। तो इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। अपनी समस्या के समाधान को कई तरीक़ों से सोचने और समझने की जो योग्यता होती है वो अपसारी चिंतन कहलाती है। तो ये होता है अपसारी चिंतन। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके आप नोट कर सकते हैं आप। इससे चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सब में 2 से 3 क्वेश्चन जो है जीन पियाजे से बनता है। तो आप अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।